अन्नपूर्णा योजना को इन्होंने और नाम दे दिया, किसी चिरंजीवी योजना को, हमारी योजना थी भामास योजना, इन्होंने चिरंजीवी योजना कर दी। तो हमारी योजनाओं को इन्होंने परिवर्तन किया है, कोई नया काम नहीं लाया है, इन्होंने कोई दिमाग नहीं लगाया है। आप बीजेपी में रहते हो, कहाँ हो बताओ? 15 लाख तक कोई ट्रीटमेंट हुआ क्या कभी भी? हमारे सारा स्मार्ट सिटी का पैसा गया कहाँ, ये बताओ। हाँ, ये महिलाओं के संग अत्याचार इस सरकार में हो रहा है, उस सरकार में हो रहा है। पहले अपनी सरकार में देखना चाहिए कि हमारी सरकार में नेता क्या कर रहे हैं। यहाँ जब ऐसे लोग बैठे हैं कि जो बलात्कारियों को आजाद करके माला पहना के अगर आजाद करते हैं, तो वहाँ किस कानून की अब बात कर सकते हैं कि जनता संतुष्ट है? आप भले कुछ भी कर लो, जनता संतुष्ट है। पहले आप धरातल पे काम करो, फिर आप कोई योजना लागू करो। आपकी जो योजना है उसको नीचे के तबके तक आप लागू नहीं करोगे, तब तक सब सरकार विफल है, सब बजट विफल है। मोदी जी पूरा फंड नहीं, आपकी फंड तो पूरा आना चाहिए ना, लेकिन तो और हम योजनाएं बढ़ाएंगे, उसमें हम फंड डालेंगे। चिरंजीवी योजना का पैसा कभी भी पास नहीं हुआ है, अभी तक भी चिरंजीवी योजना आपकी कागजों के अंदर है, ये हमने खुद ने फेस किया है। पहले तो हम ये चाहते हैं कि जो गहलोत और पायलट जी जो आपस में छींटाकशी दूसरों पे कर रहे हैं, वो बंद करें और बजट अच्छे से बनाए, हम उनसे यही आशा करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ अल्फिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तीसरे कार्य का आखिरी बजट पेश करने वाले हैं, और इस बजट में क्या महिलाओं के लिए कुछ खास होगा? आज हमारे साथ इसी कड़ी में मौजूद हैं कुछ महिलाएं और कुछ कांग्रेस और बीजेपी की कुछ महिलाएं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ खास होगा इस बजट में। मैम, महिलाओं को लेके आप क्या चाहती हैं? देखो, महिला एक बहुत बड़ी धुरी है ना। महिलाएं किचन संभालती है, महिलाएं बाजार संभालती है। अब आपको पता है कि पेट्रोल और उसके भाव में राज्य सरकार को कुछ कटौती अपनी तरफ से करनी होती है, पर वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से भाव बढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि जितनी स्वयंसेवी संगठन है, हर वक्त योजनाएं आती है सरकार की, समाज कल्याण की, महिला बाल विकास की, नगर निगम की, जिला परिषद की, और वो जो छोटे छोटे बजट होते हैं जो स्वयंसेवी सहायता को दिए जाते हैं, एनजीओज को दिए जाते हैं, जो प्रचार प्रसार का काम करते हैं, इस तरह के कितने टाइम से सरकार ने वो बजट पेश नहीं किए। तो हम यही आशा रखते हैं कि इस बजट में वो महिलाओं के लिए कुछ ऐसा करें। आपसे जानना चाहूँगी, गहलोत सरकार कई योजनाएं लेके आती है, पर उस पर धरातल पर नज़र नहीं आती, ऐसा क्यों? देखिए, जो तीसरा कार्यकाल है अशोक गहलोत जी का, कांग्रेस का, इसमें इतनी सारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं। अगर आप लाभ लेना चाहें और आप चाहते हैं तो मतलब कहीं भी कोई भी नीचे से लेके ऊपर तक कोई भी तबका उससे छूटा नहीं है। चिरंजीवी की वही ले लो, अब जो गरीब हैं या जो 2 रुपये किलो अनाज उठा रहे हैं या कोई भी सरकारी कर्मचारी है छोटे लेवल का, तो उनको डायरेक्ट चिरंजीवी से जोड़ दिया गया। यहाँ तक कि कोई पैसे वाला है, मैं ज़्यादा अगर मैं कोई टैक्स पे करती हूँ, उसमें भी अगर 850 रुपये आप दे दो तो आपको 10 लाख तक का आपका मेडिकल बीमा। उसके अलावा अगर उसकी कहीं डेथ हो जाती है तो 5 लाख रुपए वो बीमा। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि अगर 10 लाख के अलावा भी अगर 2-4 लाख रुपए कम पड़ते हैं, कोई बड़ा इलाज कराना है, ट्रांसप्लांट है, कुछ भी है, तो उसके लिए भी वो भी सरकार वहन करेगी। प्लस अभी जो इन्होंने जो घोषणा की है हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि जो उज्ज्वला या जो गरीब तबके के बीपीएल वाले जो गैस उपभोक्ता हैं उनको 500 रुपये एक्स्ट्रा सब्सिडी जाएगी। ये बहुत बड़ा मैटर है। आप देखिए, जहां 400 रुपये की जो गैस टंकी थी कांग्रेस के राज्य में, अभी 1100 रुपये के समथिंग हो गई है। अब उसमें 500 रुपये अगर राज्य सरकार दे रही है तो कितना बड़ा महिलाओं को दे रही है। प्लस जो पेट्रोल और डीजल की वजह से सारी जहाँ भी जाओ दुनिया भर में जहाँ भी महंगाई बढ़ती है तो वो पेट्रोल डीजल की वजह से होती है। अभी आंकड़े बताते हैं कि अगर केंद्र के आंकड़े हैं कि अगर चाहे सरकार तो 18 रुपये एकदम से रेट कम हो सकती है, पर केंद्र सरकार करना नहीं चाहती, क्योंकि उनका ये जो कंपनियां हैं, तेल कंपनियां हैं, गैस कंपनियां, उन पे उनका अधिकार ही नहीं है, उनके दबाव में ही नहीं है। वो उनसे पता नहीं कैसे इनका सेटअप हुआ है, वो उनकी मानते ही नहीं है। ये कह रही हैं कि इनका कहना है कि राज्य सरकार तो कर दे कम ही, पर केंद्र सरकार की ओर से किसी और की कमी नहीं की जाती। आप क्या कहना चाहेंगी? जो आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। राज्य सरकार की
कितनी इन्होंने जो स्कीम है वो केंद्र सरकार की ही है, वो अपनी बता के और अपने स्टेट में बता रहे हैं कि ये हमारी राज्य सरकार की, लेकिन वो केंद्र सरकार से पैसा आ रहा तभी राज्य सरकार में वो उसको यूज़ कर पा रही है। और कितनी है ऐसे, जैसे आज जनता जल मिशन है, आप यूँ देखिए तो जनता जल मिशन केंद्र सरकार की स्कीम है, लेकिन सब जगह लागू हो, सब जगह चल रही है, लेकिन राजस्थान में इन्होंने बहुत कम गांव ले रखे हैं, या अपने सरपंचों को ये खाली वहाँ पर देते हैं, बाकी दूसरे सरपंच जो इनके अगेंस्ट वाले हैं उनके यहाँ ये उन गाँवों को इन्होंने लिया ही नहीं है। क्यों? हम यही पूछते हैं कि उन गाँवों को भी लो, क्योंकि तो केंद्र सरकार की स्कीम है, राजस्थान सरकार इसको क्यों रोक रही है? जिस तरीके से राजस्थान में बलात्कार यौन शोषण के मामले बढ़ रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार को इस पे कानून लेके आना चाहिए? राजस्थान सरकार इस पे कानून लेकर आई है। और रही बात अशोक गहलोत जी के बजट की, तो जितने भी बजट उन्होंने अभी तक पेश किए हैं, चाहे 21-22 लास्ट बजट को लेके अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बजट उन्होंने पेश किया है, जिसमें रोजगार, युवाओं के लिए जितनी भी रोजगार संबंधी जितनी भी चीज़ें थी, हॉस्पिटल, एजुकेशन, हर चीज़ के लिए वो अगर आप गौर करेंगे तो हर चीज़ की उन्होंने प्रावधान निकाले हैं, गरीबों को लेकर, रोज को लेकर, हर चीज़ को लेकर। तो मुझे नहीं लगता है, जननायक है, हमेशा जनहित की बात करी है। और इस बार जो 22-23 का जो बजट आएगा उसमें कृषि संबंधी बजट भी पेश करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। कृषि संबंधी बजट भी पेश किया जाएगा, इसमें आप क्या कहेंगे? किसानों के लिए क्या कुछ खास? देखिए, जो अपन राज्य सरकार के पिछले बजट की यदि बात करें तो उन्होंने लगभग कितनी घोषणाएं करी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो धरातल पे उतरा या नहीं उतरा। यदि हम माना जाए, यदि कोई मॉनिटरिंग टीम होती तो वो ज़रूर आपको बताती कि धरातल पे वो उतरा या नहीं उतरा। पहली बात आप लेके देखिए, उन्होंने कहा था कि एंटी चीटिंग सेल हम बनाएंगे, तो आज आप देख रहे हो कि महिलाएं अपना घर भी संभाल रही है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट के एग्ज़ाम भी दे रही हैं, परंतु पेपर आउट हो जाता है। यदि एंटी चीटिंग सेल बना होता तो क्या वो पेपर आज भी आउट होते? तो ऐसी कितनी चीज़ें तो धरातल पे उन्होंने मॉनिटरिंग पे नहीं किया है। ठीक है, पेपर लीक मामला ये सबसे बड़ा है, मैम क्या कहना चाहेंगे? ये तो ज़रूरी नहीं है कि अशोक गहलोत साहब के समय में ही हुआ है, ये तो शुरू से होता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। पर अशोक गहलोत साहब के इस राज्य कार्यकाल में उन्होंने तुरंत एक्शन लेके आज उनको जेल में भी है और उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं उनको सीज की जा रही है, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट की क्षति हानि होगी उनकी भी पूर्ति की जाएगी। और उनसे अभी हाल ही में महीने भर में ये पुनः एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, उनसे नए विद्यार्थियों का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे राज्य सरकार ने 1 लाख भर्ती की अभी घोषणा की है, जो अभी हाल ही इन 2 महीनों में पूरी हो जाएगी। और ये जो है भर्ती आपको ये 1 महीने बाद नज़र आ जाएगी कि सरकार अपनी भर्ती पूरी कर रही है। ठीक है, बीजेपी क्या मांग रखती है? बीजेपी बस यही मांग रखती है कि आने वाले बजट में ऐसे सॉल्यूशंस आए। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई वुड से कि ऐसे सॉल्यूशंस आए जो छोटे स्तर के लोग हैं, जो जैसे सब्जी बेचने वाले हुए, बाल काटने वाले हुए, प्लम्बर हुए, उनको बचत योजनाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उनकी बचत पर जो ब्याज दर होती है उसको बढ़ाया जाए और गृहिणियों को भी उनकी बचत पर ब्याज दर बढ़ाने की मांग की जाए। ठीक है, आपसे जानना चाहूँगी कि उदयपुर के लिए खास क्या मांग करेंगी अगर राजस्थान सरकार से कुछ मांग की जाए तो? उदयपुर के लिए तो मैं तो आम जन के लिए ये चाहती हूँ कि सरकार ने 500 रुपये जो BPL वालों के लिए टंकी करी है वो आम जन के लिए कर ले तो बहुत ही अच्छा बजट होगा इस बार का, क्योंकि महिलाओं को घरेलू सामान के लिए उसमें राशन में उसमें भी बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम महिलाओं सब खर्चा करती है तो हमें तो बजट का ध्यान रखना ही पड़ता है। इसलिए सरकार से उम्मीद है पूरी की ज़रूर। जिस तरह से पेपर लीक होते जा रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे मैम? पहले उनको गिरफ्तारी किया जाता है, फिर जमानत दी जाती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान सरकार से क्या मांग करेंगे? राजस्थान सरकार जो कि बहुत ही बड़ा कदम, कभी भी इतना बड़ा पेपर लीक नहीं हुआ है, आपको पता चलता, इधर पेपर लीक होता और इधर पता चल जाता, ऐसा कभी होता है। लेकिन अशोक गहलोत जी क्या कहते हैं कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया है, मतलब कि इधर पेपर लीक हुआ, इधर हमको पता चल गया, मतलब वो अच्छा काम किया। उनको ये नहीं दिखता है कि एक स्टूडेंट बेचारा घर से निकल के आया, उसको कितना खर्चा हो, उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो, कितना उसका बजट लगा क्या हो, या क्या वापस उनको रिकवर करेंगे? नहीं करते, उनको वापस से देने चाहिए, जबकि वो नहीं देते। क्यों? कि एक स्टूडेंट ही सफ़र करता रहेगा, एक तो वो बेचारा पैसे कमाता नहीं, बेरोजगार होता है,
नौकरी देने की तो बात दूर, उससे अच्छा उनको पेपर लिख करके उनको वापस घर लौटा दिया जाता। और एक बस फ्री की थी, बसें फ्री की लेकिन बसों की व्यवस्था नहीं की गई। बसें फ्री करने के बाद इतने बसें लगानी चाहिए कि इंसान अब सुविधापूर्वक आ सके, लेकिन वहाँ पर बसें ऐसी नहीं थी। बस इतनी भीड़ संख्या में ज़्यादा थी कि बेचारा खुद पैसे लगा के वहाँ पर आए। ना ही रहने की सुविधा कोई करता है, रहने के लिए उनको 500-1000 जो भी होते उनको खुद को खर्च करने पड़ते हैं। तो ये उनके ऊपर बजट में नहीं बैठता है। जो मैं राजस्थान सरकार को कहती हूँ कि कम से कम स्टूडेंट को फ्री से फ्री, या तो पेपर उनको फ्री में जो भी फॉर्म वगैरह भरते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं लिया जाए, क्योंकि वो बेरोजगार होते हैं इसलिए। आपसे जानना चाहूँगी मैम कि क्या मांग रखेंगी आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि 2023 का बजट काफ़ी अच्छा हो और आम जन को फ़ायदा हो, किसानों को फ़ायदा हो। किसानों के लिए विशेष बजट आने वाला है और हर व्यक्ति इससे लाभान्वित हो। पहले पूर्व के बजट भी सारे अच्छे थे और इस बजट में भी हमको काफ़ी उम्मीद है कि बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है सबको। कानून अच्छा बनना चाहिए कि कोई अगर अपराधी इस कानून को माने तो वो डरे कि नहीं, ये यौन शोषण, बलात्कार जैसे मामले हैं, अगर कोई कानून बन जाए तो आप चाहती हैं कि ऐसा कोई कानून? बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून होने चाहिए हैं, लेकिन कुछ लोग मानसिकता ऐसी होती है, इस वजह से ये अपराध होते हैं। बाकी सरकार की मानसिकता तो यही रहती है कि महिलाएं सुरक्षित रहे हमेशा ही, और महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं बनाई हैं इस दृष्टि से देखते हुए। और कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, आरक्षण दिया है पंचायत राज में, इधर नगर निगम पार्षदों में इनमें भी 50% करा है, 33% उसमें आरक्षण दिया। तो कांग्रेस तो हमेशा चाहती है कि महिलाएं आगे बढ़ें, और महिला सुरक्षा को लेकर तो विशेष जागरूक है। ठीक है, हमारे साथ कुछ बिजनेस वुमेन्स हैं, आपसे जानना चाहेंगे मैम क्या खास मांग है आपकी राजस्थान सरकार से? मैं शिक्षा के क्षेत्र को बिलोंग करती हूँ, तो मेरे को उम्मीद है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, ये मैं मान के चल रही हूँ कि इस वर्ष एक बहुत अच्छा आरंभिक चरण का रूप देने का वक्त आ गया है, क्योंकि हम लोग अभी पैंडेमिक से निकले हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि ना केवल स्टूडेंट्स पे, परिवार पे, ना महिलाओं पे, सब पे बहुत असर आया है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो डिजिटल इंडिया है, हमारा 67% करीब तो हम लोगों ने नॉन एम्प्लॉयमेंट का देखा है। फिर 50% के करीब 10th एंड कॉलेज के बच्चों का ड्रॉप आउट होता है। तो अगर हम डिजिटल इंडिया को देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है 25% का हमारे पास टैलेंट पूल है, जो वर्ल्ड में हम ऑलरेडी अपना वर्चस्व रखते हैं इंडियन ब्रेन का। तो आने वाले टाइम में अगर हम 2047 तक 25% युवाओं को एक नया भविष्य, नया सपना या हमारे देश का भविष्य देखते हैं, तो डिजिटल इंडिया के साथ साथ हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट, जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आया है, जो फीमेल्स के ऊपर आकस्मिक हमारा वर्कलोड आया है पैंडेमिक की वजह से भी, हमारा बजट महिलाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर पिछले 2-3 सालों में कभी बढ़ा है, घटा है। तो इस बार उम्मीद है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मूलभूत सुविधाओं का, शिक्षकों को सही डिजिटल ट्रेनिंग कि वो कैसे इस भारत के विकास में जो 25% हमारी ग्रोथ का सपना अभी हम लोगों ने पाला है कि 2047 तक एक अध्ययन है, तो उसके तहत वो हम कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए हमारे शिक्षकों को भी उस तरह के ट्रेनिंग ज़रूरत है। इंटरनेशनल, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे सोच रखते हैं और भारत को विश्व के उस स्तर पे लाना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ और डिजिटल इंडिया को लेते हुए, टेक्नोलॉजी को लेते हुए आगे बढ़ें, तो ही हम विश्व में भारत को उस मुकाम पे ला पाएंगे जो हम सब ने मिलकर अपना सपना देखा है। तो मैं ये चाहूँगी कि जो बजट आए वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मूलभूत सोच है, जिसमें एक्सेस है, इक्विटी है, एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है कि हम उसको अफोर्ड कर सकें, और उसमें एक बहुत बड़ा अच्छा शब्द है अकाउंटेबिलिटी, कि आप जवाबदेह हों हर तरह से। तो हमारा तंत्र है वो जवाबदेह हो। तो मैं बिकॉज़ एंटरप्रेन्योर हूँ और निजी भागीदारी में भी एक बड़ा मुख्य भूमिका निभाते हैं सामाजिक तौर पे, उसमें निजी भागीदारी को अगर बैलेंस वे में सही रूप से प्राथमिक शिक्षा पे, माध्यमिक शिक्षा पे, वोकेशनल शिक्षा पे अगर उसका बैलेंस बना के अगर हम बजट में उन सुविधाओं को और बढ़ा सकें, तो निश्चय ही जो हमने सपना पाला है वो हम भारत में देख पाएंगे। थैंक यू सो मच। आपको नहीं लगता मैम कि गाँव में ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए? शहरी स्तर पे तो दिख जाता है, पर गाँव के बच्चे आज भी मूलभूत सुविधाओं से असमर्थ हैं। आप क्या
मैंने कहा जैसे हमारी जो आरंभिक शिक्षा है पूर्व प्राथमिक जिसको बोलते हैं और माध्यमिक शिक्षा, इसमें हमेशा चाहे कोई सी भी सरकार रही है, नीति स्पष्ट और परिभाषा उसकी स्पष्ट नहीं है। अगर हम उसको ठीक करेंगे, चाहे वो मुफ्त की शिक्षा हो, चाहे वो ट्यूशन की बात हो, जैसे जीएसटी है, अभी जीएसटी जो शिक्षा में लगाई गई है, अब आप मूलभूत आधार सुविधाओं का कह रहे हैं, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जिनका इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे भी टैक्सेशन वाला मामला है। खाली शिक्षक और शिक्षार्थी की बात नहीं हो रही है। अगर हमारी इंटरनेट की सुविधाएं नहीं हैं गाँवों में, बिजली की सुविधाएं नहीं हैं गाँवों में, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, वाईफाई उसको नहीं मिल रहा, आप बात कैसे कर पाएंगे? मोबाइल हमारे अनपढ़ के हाथ में भी है और छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े के हाथ में भी है, परंतु उसका इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? तो वहाँ पे जो आप कहती हैं, मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि सरकार को इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और नो डाउट अभी तक हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है और मेरे को उम्मीद है कि बजट में इस तरह का हमारा निकल कर आएगा कि इस तरह की सुविधाओं को लेके, जो चाहे स्कूल एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, डिजिटल लाइब्रेरी का एक कंसेप्ट है कि भारत सरकार डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट को पूरी टॉप टू बॉटम लागू करे। तो वो क्या चीज़ है? जो VR है, वर्चुअल रियलिटी है, वो क्या चीज़ है? जो हम लोग मिक्स करते हैं पूरी टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन सोर्स को, उस सब का समावेश करते हुए ये बजट, और वो कदम उठ चुका है और मुझे उम्मीद है कि बजट में इसका और दायरा बढ़ेगा। तो इस वाले बजट से काफ़ी उम्मीदें लेके बैठे हैं कि स्कूल ही नहीं, हायर एजुकेशन कॉलेज में भी जो एम्प्लॉयबिलिटी से नौकरियों से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, जिसके अंदर इंडस्ट्री और एकेडमिक का जो दूरी है, वो उस खाई को नापने में ये बजट मदद करेगा। ठीक है, कितना बजट मदद कर पाएगा? एजुकेशन में डिपेंड करता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस बारे में क्या सोचते हैं और उनके पास में बैलेंसिंग अमाउंट्स कितने हैं और वो क्या किस ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हैं। वैसे अभी मैंने सभी की चर्चाएं सुनी और क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वूमन हूँ, तो मैं एंटरप्रेन्योर और बिज़नेस की ही बात करूँगी। महिलाओं के लिए बजट में इंडिपेंडेंसी के लिए बजट आना चाहिए, उनके स्किल डेवलपमेंट में। आज की डेट में ऐसे कोई परिवार नहीं बचे हैं जहाँ पे सिर्फ मेल ही वर्क कर रहे हैं, बल्कि वुमन और मैन दोनों का बराबर हिस्सा उस परिवार के अंदर हो चुका है। हमें यहाँ आरक्षण मिलना चाहिए या हमें यहाँ रिजर्वेशन मिलना चाहिए या हमें जैसा सिलेंडर पे छूट होनी चाहिए या पेट्रोल पे छूट होनी चाहिए, ये मुद्दे तो एक आम जन के हमेशा ही बने हुए रहे और हमेशा ही बजट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मेरा ये मानना है कि हम नारी को जितना इंडिपेंडेंटली उसको स्टैंड करेंगे, उतना ही शायद हमारा देश, हमारा राज्य या एक घर जो कि इंडिपेंडेंट जितना होगा, तभी एजुकेशन लेवल, मेंटल लेवल और आर्थिक लेवल, हम तीनों सेंटर में ऊपर आ पाएंगे। सेकंड चीज़ जो मैंने फेस की, मेरी डॉटर की एजुकेशन को लेके मैं बोलूँ तो मुझे वहाँ जाके एक रियलाइज़ हुआ कि मैं बॉय और गर्ल्स के बीच में हमारी एजुकेशन सेक्टर में कोई फ़र्क नहीं किया गया, कि उसकी भी फ़ीस उतनी ही लगी जो कि इतना, क्योंकि इंडियन टेंडेंसी ये है कि हम लड़कियों को कम पढ़ाते हैं क्योंकि उनकी शादी करनी होती है और हम बॉयज़ को ज़्यादा पढ़ाते हैं क्योंकि उनको अपना घर हैंडल करना होता है। तो ये एक छूट मुझे लगता है कि बजट में उनको एजुकेशन को लेके थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए। सेकंड चीज़, अभी आप सभी को पता होगा कि रिज़र्व बैंक ने कुछ लोन्स के और सारे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं और इट्स अ वेरी हायर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बोझ आता है वो एक उद्यमी के ऊपर आता है। वो इतना हायर कर दिया है अभी इंटरेस्ट रेट कि एक मतलब है ना, बिज़नेस चलाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। वो टैक्सेस बहुत हायर कर दिए गए हैं, तो वो सारा बोझ उस पर नहीं आना चाहिए। और स्पेशली लेडीज़ के लिए बोलूँगी मैं कि जिनका जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो GST पेयर हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उनमें थोड़ी लिबरल होना चाहिए कि उनको उतना इंटरेस्ट रेट नहीं पे करना चाहिए, उसके लिए उन्हें कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी आम जन की समस्याएं हमारे सामने हैं और उसके लिए जब भी जो सरकार आई, मैं किसी को ना अच्छा ना बुरा कहूँगी, सभी ने अपने अपने हिसाब से कई चीज़ें की,
तो इंडिपेंडेंसी को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, जिससे हम हर सेक्टर में कहीं ऊपर आ पाएँ। थैंक यू सो मच। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कई योजनाएं हैं जिनका लोगों ने लाभ उठाया है, पर क्या इसी तरह अच्छा आपसे पूछूं क्या ये सरकार को वापस लाने में मदद करेगी? जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि ये योजना है जो हम बात कर रहे हैं अभी आने वाले बजट की, ये योजनाएं बहुत बड़ा सपोर्ट है जनता के लिए। एक एजुकेशन के बारे में मैडम ने बात करी थी, मैं कहना चाहूँगी कि जो अभी महात्मा गांधी ग्रामीणों में जो स्कूल खुले इंग्लिश मीडियम, उससे आने वाले 4-5 सालों में इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा कि कितने बच्चे वहाँ उस एरिया से, मैं ये नहीं कह सकती कि 100% इंग्लिश बोलने लगेंगे, 100% आ जाएंगे, पर जितने भी होंगे जिन लोगों को लगता था कि वहाँ अपने गांव की भाषा, अपने क्षेत्र की भाषा बोलते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो हमारे बराबर आके, शहरों के बराबर आके और स्टैंड करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरी बात ये है कि योजनाएं बहुत सारी हैं। मैं सभी से, यहाँ जितने भी हैं या जो भी कोई आपके चैनल्स के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उन सबसे निवेदन करती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कहा है कि हम सबसे मिल के, सबसे पूछ के बजट बनाएंगे। मगर आपको किसी को लगता है कि मेरी ये राय होनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट वहाँ मेल कीजिए, आप उनसे बात कीजिए। आपकी राय अगर सही होगी तो ज़रूर उसको उसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, बीजेपी क्या अपनी राय रखेगी? इसमें है मैं ज़रूर अशोक जी गहलोत ने जो ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट किए हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छी सोच है। लेकिन इस सोच के साथ उन्होंने बैकअप ये नहीं लिया कि जिस स्कूल में उन्होंने, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्होंने नर्सरी से लेके स्टार्ट करना था। इस साल नर्सरी किया, अगले साल फर्स्ट क्लास, ऐसे करके इनको सेकंड थर्ड आगे आगे बढ़ाना था। इन्होंने क्या पूरा स्कूल इंग्लिश मीडियम कर दिया। तो क्या हो गया, जो बच्चा आज 5th क्लास में 6th क्लास में पढ़ रहा है, अपने यहाँ 6 से इंग्लिश स्टार्ट होती है। अब बच्चा जो 5th क्लास में, जिसने इंग्लिश की बुक ही नहीं देखी है अभी तक, वो उस बच्चा उस स्कूल में कैसे पढ़ेगा? तो इन्होंने पुराना ये तो सोचा नहीं कि हम उस बच्चे को आगे कैसे बढ़ाएंगे। और जब ऐसी हमारी एक स्कूल में ब्लॉक, हर ब्लॉक में इन्होंने एक स्कूल खोले। एक स्कूल में हमारी जाके हमने लड़ाई करी, तो प्रिंसिपल बोली थी कि हमको नहीं पढ़ाना, इनको टीसी ले जाओ। अरे टीसी ले जाना ही एक थोड़ी ना आपका ये इसका सॉल्यूशन है। आप उनको कैसे पढ़ाओगे? उनको या तो किसी दूसरे स्कूल में या पास में स्कूल को, मतलब हिंदी मीडियम करते हैं उसको, जैसे पास में स्कूल था तो उसको 10th या 12th तक उसको आगे बढ़ा देते। लेकिन बिना सोचे समझे उस स्कूल को आपने 10th तक इंग्लिश मीडियम कर दिया। उसका कुछ बैकअप लेना था, लोगों से राय लेनी थी, या आप इन्फेंट से स्टार्ट करते, इन्फेंट से हर साल आगे आगे बढ़ता जाता तो वो बच्चे आगे आगे क्लास में बढ़ते जाते। उन्होंने बिना सोचे समझे इस स्कीम को लागू कर दिया, तो हम तो इसके लिए खुश नहीं हैं। जैसे है ना, नियमित शिक्षकों का है, तो मैडम ने जो बात कही है, तो ये हमारा अध्ययन है, हमारे पास आंकड़े हैं जिसमें ये है कि 10वीं से कॉलेज तक के में 50% बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। अगर हमारे नियमित शिक्षकों का और जो हमारी नीतियां हैं, अगर वो इस बजट में ध्यान रख के उस चीज़ को बजट आवंटन किया जाए, तो जो अपने को ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही हैं उससे हम लोग काफ़ी हद तक बाहर निकल कर आ सकते हैं। क्योंकि जब हम मूलभूत शिक्षा का पहली सीढ़ी पे ही हम गलत हो रहे हैं, तो आगे तो नेचुरली फिर बच्चा आगे गलत ही जाता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी बताया है, शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 फील्ड में ऐसे मानती हूँ जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, मतलब गरीब तबके लोगों को भी इसकी ज़रूरत है। तो आजकल देखा जा रहा है कि शिक्षा में और चिकित्सा विभाग में और इन सब चीज़ों में व्यवसायीकरण हो गया, सब अपना बिजनेस खोलने पे बैठे हुए हैं। अब एक गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है तो लाखों रुपए की फ़ीस है। स्कूल में इस तरीके के सिलेबस बन गए हैं कि वो सिलेबस की पढ़ाई करता है, पर उसको जब स्कूल से पास आउट होता है तो उसको रोज़गार के लिए उसको अलग से ट्रेनिंग और अलग से कोचिंग लेनी पड़ती है। एक चीज़ ये शिक्षा के अंदर। दूसरी चीज़ है चिकित्सा का, आप नॉर्मल चीज़ माने, क्योंकि हम यहाँ महिलाएं बैठी हैं, तो महिलाओं का अब मांग प्रेगनेंसी का जो डिलीवरी केसेस होते हैं, तो उसके अंदर प्राइवेट सेक्टरों में जाती हैं और उसमें लाखों के उनके जो एक सामान्य प्रक्रिया है, बच्चे को पैदा करना एक सामान्य प्रक्रिया, उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। तो एक ये 2 चीज़ें मैं तो ये मांग करती हूँ कि एकदम फ्री होनी चाहिए, और यदि गवर्नमेंट के अंदर ये ऐसी सुविधाएं हैं तो ये गवर्नमेंट को जानना चाहिए कि ये प्राइवेट सेक्टरों में क्यों चाह रहे हैं। ऐसा हमारे गवर्नमेंट में ऐसा किया है,
तो एक ये चीज़ मैं डिमांड भी करूँगी इस बजट के अंदर कि गवर्नमेंट इस चीज़ को देखें। दूसरी एक चीज़ और मैं लंबे समय से ये महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जब भी सरपंच भी रही थी तब भी हमने देखा था ये चीज़ कि एक आंगनवाड़ी वर्कर है, जो ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो सामान्य महिलाओं से, आम महिलाओं से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है और उनके बच्चों को शिक्षा भी देती है वो, परंतु इनकी जो ये सैलरी है बहुत ही कम है। या तो इनको परमानेंट करें, और यदि आप परमानेंट नहीं कर सकते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर उनकी तनख्वाह करें। अभी भी मानदेय पे हैं, वो जितना काम करेगी उस बलबूते पे उनको पैसा मिलेगा। पहले तो इनकी आशा सहयोगिनी भी इनके साथ काम करती थी, परंतु अब ये चिकित्सा विभाग में चली गई है, और वो यदि अपने काम के ऊपर उनको मानदेय मिलेगा। तो मेरा तो यही है कि इतनी मेहनत करती है, कोरोना में सबसे ज़्यादा काम इनको फ्रंट वॉरियर पे लेकर के किया था, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहयोगिनियों को, सहायिकाओं को फ्रंट वॉरियर पे रह के उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ के फील्ड में दौड़ के काम किया, परंतु गवर्नमेंट ने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनको परमानेंट करें, यदि परमानेंट नहीं कर सकते हैं तो सरकारी एम्प्लॉय के बराबर उनको सुविधाएँ मिले। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये महसूस करिए कि आंगनवाड़ी सहयोगिनियों की जो ट्रेनिंग होती है, आवासीय ट्रेनिंग, उसके अंदर उनके ट्रेनर पुरुष होते हैं मोस्टली, जिसके अंदर वो आजकल जो देखते हैं अपन प्रोटेक्शन का मामला हर तरफ है, सुरक्षा महसूस नहीं कर पा रही है। तो गवर्नमेंट को ये पूरा ध्यान देना चाहिए कि आंगनवाड़ी जो सहयोगिनियाँ हैं उनकी ट्रेनर फीमेल को ही अपॉइंट किया जाए, ताकि आवासीय ट्रेनिंग उनकी सुरक्षित भी और अच्छे से हो सके। दूसरा ये है कि अपने देश की आर्थिक व्यवस्था में और घर की आर्थिक व्यवस्था के अंदर गृहिणी मूलभूत एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, परंतु उनको हर तरीके से इग्नोर किया जाता है। पुरुष काम करता है, महिलाएं जो बिजनेस वीमेन है काम करती है, चलो ठीक है, 12 घंटे काम करते हैं, 15 घंटे काम, पर गृहिणी जो ऐसी है जो 24 घंटे काम करती है, परंतु उनको मेरी ये पर्सनल सोच है, उनको एक तरीके से कैपेबल माना जाए। यदि वो लोन लेने जाती है गृहिणी तो उनको लोन नहीं दिया जाता है, उनको ये सवाल उठाया जाता है बैंक में कि आप कैसे किश्त भरेंगी, आप कैसे क्या करेंगी। यदि वो गृहिणी अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है तो उसको ये कहा जाता है कि नहीं, इनके पिता के नाम पे किया जाए, आपके नाम पे नहीं, क्योंकि आप प्रीमियर कैसे आप भरेगी। तो इकोनॉमिकली कैपेबल उसको माना जाए, एक इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड उस गृहिणी के लिए एक फिक्स रखा जाए। तो क्योंकि हमारे देश को इकोनॉमिकल आर्थिक तौर पे एक सुदृढ़ बनाने में गृहिणी का भी बहुत रोल है। तो इस बजट के अंदर हम ये चाहेंगे कि ये चीज़ें सारी इन्वॉल्व हो। महिलाओं को अपना हक मिले, इनकी मांग है कि महिलाएं पीछे हैं, अभी तक उनको अपना हक नहीं मिला पाया। नहीं, मेरा ऐसा कोई सोचना नहीं कि महिलाओं को अपना हक नहीं मिल पाया है। महिलाओं को खुद इतना सक्षम होकर सोचना चाहिए कि हम किसी भी मर्द से, पुरुष से पीछे नहीं हैं। हमेशा मेरे हिसाब से सरकार ने कई योजनाएं निकाली जो सिर्फ महिलाओं के लिए थी, और आगे भी मैं आशा करती हूँ कि जो बजट अभी आने वाला है उसमें महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ निकाला जाएगा योजनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा अशोक गहलोत जी ने अच्छी से अच्छे काम करने की कोशिश की है। जितने भी बजट निकले हैं अभी तक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे निकाले गए हैं, और मैं पूर्णतः विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि जो नेक्स्ट बजट आने वाला है वो भी बहुत ही अच्छा होगा और महिलाओं के हित में होगा। ठीक है, क्या बीजेपी की सरकार वापसी करेगी? 100% करेगी। मैं बजट को लेके बात करूँ, क्या कारण है कि बीजेपी की सरकार? देखो एक बात सुनो, कारण तो सबको पता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम जनता की और रुख कर रहे हैं। जन आक्रोश रैली आपने हमारी देखी थी कि जन आक्रोश में जनता में कितना रोष था, हमारे पास इतने सारे वर्कआउट थे, और रोज़ हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, महिला अत्याचार को लेके पढ़ रहे हैं। दूसरी बात मैं कर रही हूँ एक कि सारे प्रोजेक्ट अभी सरकार के ठेके पे चल रहे हैं। मैं कांग्रेस सरकार को ये पूछना चाह रही हूँ कि सारे हॉस्पिटल में, जितनी भी संविदा में, सब जगह, पालनागृह में, सभी जगह ठेके में आप स्थायी का वादा करके आए थे। कांग्रेस अपना मूलभूत वादा ये करके आई थी कि हम सबको स्थायी नौकरी करेंगे और ठेकेदार वाली इच्छा हटाएंगे। तो आप शोषण तो यही हो रहा है कि ठेकेदार कैसे काम कर रहा है। दूसरी बात है कि मूलभूत सुविधा जो इन्होंने वादा किया था उसमें भी ये खरे नहीं उतरे, और जितनी योजना ये हमारी बहनें बता रही है ये सारी योजना बीजेपी के सरकार में चल रही थी। अन्नपूर्णा योजना को इन्होंने और नाम दे दिया, किसी चिरंजीवी योजना को, हमारी योजना थी भामास योजना, इन्होंने चिरंजीवी योजना कर दी। तो हमारी योजनाओं को इन्होंने परिवर्तन किया है, कोई नया काम नहीं लाया है, इन्होंने कोई दिमाग नहीं लगाया है। हम तो ये सोचते थे कि
कहाँ था 15 लाख तक फ्री इलाज कहाँ था सुषमा जी? और आप कहाँ हो? आप ये आप बीजेपी में रहते हो कि कहाँ हो बताओ? 15 लाख तक कोई ट्रीटमेंट हुआ है क्या कभी? हमारे अशोक गहलोत की जो कांग्रेस पिछली केंद्र की तरफ से पूरा बजट नहीं होने पर भी जो अशोक गहलोत जी जिस तरह से बजट पेश करते हैं वो अपने आप में एक बहुत ही उम्दा चीज है जो बीजेपी वाले लोगों को मानना चाहिए। और मैं बोल रही हूँ इसी के दम पे कि फिर से हमारी कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। क्या हुआ बोलो। देखो मेरा तो ये कहना था, हमने खाली फोटो चेंज किए हैं और चुनाव तो ये रहा आपका आखिरी। सुनो सुनो अच्छा सबसे बड़ी बात कह रही हूँ कि एक मिनट, हाँ बोल, मैं एक मिनट मेरी सुन लो। G20 केंद्र सरकार लेकर आया, आपने हमारी फोटो अपनी फोटो चिपका ली। इतना बड़ा उदयपुर पर्यटन विभाग है, पर्यटन को सोचते हुए केंद्र ने G20 उदयपुर में किया, क्योंकि अगर आपने सड़कें रिपेयर नहीं करी, सारा बजट वहां से आया है और इतनी अच्छी सड़कें भी दी है। उदयपुर दुनिया के मानचित्र पे एक बड़ी पहचान रखता है। पूरे राजस्थान में भी उदयपुर सिटी को सिलेक्ट किया। सारा स्मार्ट सिटी का पैसा गया कहाँ है ये बताओ? और 245 प्लॉटों के घोटाले अभी तक जोड़ रहे हैं बताओ। सुषमा जी उदयपुर में देखो महिलाओं के संग है ना बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है। एक मिनट, प्रताप गमेती को देख लो, गोकुंदा के विधायक के साथ तुम सब फोटो खिंचाते हो। प्रताप गमेती ने महिलाओं के संग अत्याचार नहीं किया बताओ? महिलाओं पे बात कर रहे हो आप। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है। एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर तलेसरा चैम्बर JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। ब्रेक
के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए तो फिर वापस से जानते हैं कि बजट में क्यों क्या कुछ खास होगा महिलाओं से जो कि हैं। आप बताइए क्या होगा अब और क्या चाहिए आपको, क्या मांग है? हमारी तो ये मांग है कि देखो, महिलाओं को लेकर एक तो महिला जो असुरक्षित हैं, अत्याचार दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, तो एक कानून गहलोत साहब को ये बनाए कि जो भी है, जैसे अभी राजसमंद में अभी थोड़े दिन पहले जो यौन उत्पीड़न हुआ, उसके लिए उनको जितना जल्दी हो, चाहे दोषी कोई भी हो, ऐसा नहीं कि सरकार आपकी है हमारी कोई, हम वो नहीं चाहते हैं। हमारी सरकार का यदि बीजेपी का है, कांग्रेस का है, हम वो नहीं चाहते हैं, लेकिन महिलाओं को लेके हम ये है कि इतनी जल्दी उसकी त्वरित कार्रवाई हो तो अगला वापस ये मतलब ये कुकृत्य नहीं कर सके। सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, महिलाओं के लिए कानून बनना जरूरी है। बिल्कुल कानून बनना चाहिए और पार्टियों को भी ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारी पार्टी का अगर पदाधिकारी गलत कार्य करता है तुरंत प्रभाव से उसको पहले पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। तब तो वो आवाज़ उठाए कि हाँ ये महिलाओं के संग अत्याचार इस सरकार में हो रहा है, उस सरकार में हो रहा है। पहले अपनी सरकार में देखना चाहिए कि हमारी सरकार में नेता क्या कर रहे हैं। अभी दिल्ली वाला वो पहलवान संघ वाला देख लो आप, बीजेपी का सांसद है तो ब्रजभूषण जी, तो बीजेपी को पहले उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उदयपुर के अंदर है ना गोविंदा प्रताप गमेती के ऊपर कितने आरोप लगे हैं, तो उसको भी तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकालना चाहिए। जबकि गुलाब जी भाई साहब उसको मंच पे लेके बैठते हैं, वहाँ मीटिंगों में गोविंदा आ रहे हैं, तो गलत है। इस तरीके से पहले अपनी पार्टी में अगर अपन आवाज उठाते हैं तो कार्रवाई भी करनी हुआ है। अपनी पार्टी में ही खोखलापन है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मनुष्य मनुष्य होता है, बाद में पार्टी से जुड़ता है। किसी भी मनुष्य के ऊपर ये नहीं लिखा है कि वो बीजेपी कांग्रेस है, उसकी खुद की सोच है। उस सोच से अगर वो आदमी कहीं भटका है तो सब पार्टी में कार्रवाई होती है, देर सवेरे हम लोग कार्रवाई करते हैं, नहीं तो प्रशासन कार्रवाई करता है। अगर सरकार श्रेय दे सकती है, अगर सरकार उसी वक्त उसको निलंबित करे तो आगे बढ़ेगा ना। अगर सरकार ही कार्यवाही नहीं करेगी तो फिर क्या करेगा? एक जांच का सब्जेक्ट है। अगर जांच आई नहीं है तो हम अखबारों में सुर्खियों में आने से कोई दोषी और कोई दोषी नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। जांच अधिकारी है, वो अधिकारी जांच करके कोर्ट जुडिशरी उसको प्रूव करता है कि वो अपराधी है तो वो अपराधी है। जनता अपने आप में, और अखबार अगर कोई चीज को लिख के और 4 दिन में आके कर देता है। जैसे आप देखो कि पोस्को एक्ट में जब केस दर्ज हो जाता है कितने पुरुष आजाद हो जाते हैं, तो क्या उस पुरुष ने अपराध नहीं किया था? कानून की नजर में वो अपराध दर्ज नहीं हुआ था, पर उसको फैसले के वक्त गवाह और सबूतों के आधार पर वो कर नहीं पाया, इसलिए वो बरी हो गया। तो हम बरी होने तक वो आपराधिक है कि नहीं, वो कोर्ट का मामला है, हमारा मामला नहीं है। ठीक है, कोर्ट का मामला है, आपका मामला नहीं है। अगर फैसले हैं, मैं ये कहती हूँ कि जहाँ अगर ऐसे मामले हैं तो वहाँ कोई पार्टी कुछ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सबका एक ही कानून, जो पॉक्सो कोर्ट जो कर रही है वो बहुत कम है, वो ऐसा होना चाहिए जैसे फॉरेन में है कि ऐसे लोगों को जो किसी की इज्जत लेते हैं, रेप करते हैं, उनके लिए कानून है संसार, उनको चौराहे पे फांसी दी जाती है। ऐसे कानून अगर कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो हो सकता है हमारे हिंदुस्तान में ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और यहाँ जब ऐसे लोग बैठे हैं कि जो बलात्कारियों को आजाद करके माला पहना के अगर आजाद करते हैं तो वहाँ किस कानून की अब बात कर सकते हैं? देखिए, बलात्कारी को माला पहना दी है, कितना बड़ा सवाल उठाया है इन्होंने। ये मैम जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि पॉक्सो कोर्ट जो चली है ना, इसमें अगर नाबालिग के साथ अगर रेप हो रहा है, नाबालिग अगर विवाह भी कर लेती है तो उसमें सख्ती से सख्ती उनको सजा दी जाती है, बल्कि उनको आजीवन कारावास की सजा भी होती है। और मेरा ये है कि अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आंदोलन चला था, बेटियां कब बचेगी? जब खुलेआम अगर मुजरिम घूमेंगे, ठीक है। और बेटी पढ़ाओ में भी यही है, बेटी पढ़ाओ में भी यही है कि जो टैक्स नहीं, बेटी पढ़ाओ में भी यही है कि अगर टैक्स जो बढ़ेगा, हर वस्तु जिस शिक्षा के संबंधी जो वस्तुओं पर टैक्स बढ़ रहा है, अगर ऐसे टैक्स बढ़ेगा तो कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे? और अपने डीजल और पेट्रोल के अंदर जीएसटी शामिल की जाए। और जिस तरीके से देखा जाए कृषि उपकरण हैं उनके ऊपर भी टैक्स लागू किया जा रहा है, अगर वो टैक्स कम कर दिया जाए तो आज अपने गेहूं के, अपने अनाज के भाव के जो रेटेज बढ़ रही है वो कब होगी? जब टैक्स कम होगा। ठीक है, टैक्स कम होना क्या आप मानती हैं? हाँ, बिल्कुल टैक्स तो कम होना ही चाहिए। और
सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए कम होना चाहिए जो छोटे एम्प्लॉयज़ है। जैसे ऑफ कोर्स हम तो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास सेविंग्स होती है, बट जो बिल्कुल छोटे स्तर का काम करते हैं उनके लिए टैक्स होना ही नहीं चाहिए। बट हाँ, एक एनकरेजमेंट होना चाहिए आने वाले बजट में कि जो भी लोग हैं, चाहे वो 1000 रुपये भी महीने का कमाते हैं, तो उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो अपना ITR भरे। जब वो ITR भरेंगे तभी उनका कैपिटल बिल्डअप होगा और सरकार को एक मैक्रो नॉलेज मिलेगा कि हाँ कौन कौन से लोग हैं जो कितना कमाते हैं। बिकॉज आज जो रियलिटी दिख रही है और जो रियलिटी दिखाई जाती है और जो रियल में है वो इक्वल नहीं है, वो सबको पता है। ठीक है, जो हकीकत दिखाई जा रही है वो वास्तव में नहीं है, इनका कहना है। नहीं, राजस्थान में तो जो दिखता है वही है, जो दिखता है वो अंदर भी वही है। और क्यों कि जनता संतुष्ट है। आप भले कुछ भी कर लो, जनता संतुष्ट है। अगर मैं किसी पार्टी की मेंबर हूं और अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं तो वो अलग बात है, पर जनता के बीच, आप जनता के बीच जाइए, जनता से पता कीजिए कि जनता कितनी संतुष्ट है। ठीक है, जनता संतुष्ट है या नहीं है? जनता संतुष्ट नहीं देखो है। बजट से जनता कितनी संतुष्ट है ये आने वाली वोट बैंक बता देगी इनको। अब के इनको पेश तो कर लें, तो चुनाव आ ही रहा है, कितनी संतुष्ट है अपने आप इनको पता चल जाएगा। जनता संतुष्ट नहीं है। हाथ कंगन एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। चिरंजीवी योजना गहलोत सरकार कहती कि चलो हमने स्टार्ट करी, ठीक है ना। अभी थोड़े टाइम पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं भी अपनी मदर इन लोगों को दिखाने गई थी। वहाँ पर 2-3 जने लड़ रहे थे, तो मैंने कहा क्यों लड़ रहे हो आप? पता लगा चिरंजीवी योजना उस हॉस्पिटल में है ही नहीं थी। बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि चिरंजीवी योजना यहाँ पर लागू है। फिर वहाँ मैनेजमेंट पे जाके मैंने पूछा कि आपने ये जब ये लड़ रहे हैं तो आपने क्यों नहीं, आप इनको इसमें ले रहे हो, इस दायरे में इनको क्यों नहीं ले रहे हो? तो बोलते हैं कि हमारा सरकार से हम 12-13 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, जब तक वो पैसा रिलीज नहीं होगा तब तक हम आपको यहाँ नहीं देंगे। फिर मैंने कहा आप ये बोर्ड हटाओ यहाँ से, है ना। तो पहले आप धरातल पे काम करो, फिर आप कोई योजना लागू करो। इसके बारे में एक बात बता रही हूँ कि जो चिरंजीवी योजना है, मैं आप सब महिलाओं को भी बताना चाह रही हूँ। हम सब महिला मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, मैं अवेयरनेस की बात बता रही हूँ। चिरंजीवी योजना, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ आधार कार्ड से आपकी चिरंजीवी योजना लिंक होनी चाहिए। ये सरकार ने नहीं बताया है। सुनो, जब हम ई मित्र पे जाते हैं हमारा चिरंजीवी योजना कार्ड बन जाता है। हर तबके की महिला या गरीब महिला, हमारा चिरंजीवी कार्ड बन गया, वो खुश। जब हॉस्पिटल में जाते हो सबसे पहले क्या पूछते हैं? राइट डाउन योर आधार कार्ड। आप आधार कार्ड का नंबर लिखते हो, वो चिरंजीवी योजना से लिंक ही नहीं है। अगर आपका लिंक नहीं है, आपको चिरंजीवी योजना नहीं मिलती है। इसके लिए सरकार को मैं अभी भी कह रही हूं, आपकी जो योजना है उसको नीचे के तबके तक आप लागू नहीं करोगे, तब तक सब सरकार विफल है, सब बजट विफल है। हमारा बजट नीचे तक जाना चाहिए, सिर्फ बजट बनाने से कुछ नहीं होती है। इसीलिए हम कहते हैं क्रियावंती कमेटी बननी चाहिए, एक कमेटी, जांच कमेटी बननी चाहिए कि ये सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। बजट तो कागज में बन जाएंगे, पर अगर बजट की हमको सुविधा ही नहीं मिल रही है तो बजट किस काम का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी चिरंजीवी योजना का जोर शोर से प्रचार करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि धरातल पे वो नजर नहीं आ रही है। नहीं, जितना मैंने देखा है बिल्कुल चिरंजीवी योजनाओं का कई लोगों ने, कई स्तर के लोगों ने, गरीब निचले स्तर के लोगों ने लाभ लिया है और मैंने खुद जाकर उनकी मदद करी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे आंटी, उनका कहना है फंड नहीं मिल पा रहा है, फंड से वो नहीं, फंड सब उसमें 50% हॉस्पिटल भी लागू नहीं कर रहे हैं वो स्कीम। ऐसे आपके पास पैसा नहीं है तो मत करो ना, कोई जरूरी थोड़ी ना क्रेडिट लेना किसी का। एक बात बताइए, आपके पास फंड नहीं है, केंद्र पूरा फंड नहीं दे पा रहा है, मोदी जी पूरा फंड नहीं, आपकी फंड तो पूरा आना चाहिए ना, लेकिन तो और हम योजनाएं बढ़ाएंगे, उसमें हम फंड डालेंगे। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं जो केंद्र को फंड देना चाहिए वो पूरा रियलाइज नहीं कर रहे हैं, पूरा फंड नहीं दे रहे। ये काम नहीं। देखो एक मिनट, राजस्थान सरकार की योजना है चिरंजीवी योजना और हमारी योजना है आयुष्मान योजना। अगर कोई राजस्थान से बाहर अपना इलाज कराने जाता है तो हमारा एक पोर्टल बना हुआ है ना, आयुष्मान योजना। उसके ऊपर जाके आप लॉगिन करो, आपको लेटर आएगा, आपका एक नंबर आएगा और जो आपका लेटर है उसको लेके आप अन्य स्टेट में जाओगे तो आयुष्मान योजना आपकी लागू हो जाएगी। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। सरकार की योजना की हूँ, जो चिरंजीवी योजना के लिए
सरकार ने जयपुर से एक आकाशवाणी पे एक कर रखा है, जहां वहाँ सप्ताह में एक दिन वो रूबरू होते हैं वहाँ के डॉक्टर जो चिरंजीवी के जो ज़्यादा जानकार हैं, उस योजना के ज़्यादा जानकार हैं, वो सारी योजनाएं बताते हैं आपको कैसे करना है। आप जब आपका चिरंजीवी बन जाता है उसमें जन आधार जुड़ना जरूरी है, आधार कार्ड जुड़ना जरूरी है। ये आप जब वहाँ चिरंजीवी नॉमिनेशन करवाने जाओ तभी ध्यान रखना है, और जब बनवाते हो ई मित्र पे तब उसको कहना चाहिए कि हमारा इसमें नाम जोड़ो, उसमें आना चाहिए। ये क्यों चिरंजीवी योजना का पैसा कभी भी पास नहीं हुआ है, अभी तक भी चिरंजीवी योजना आपकी कागजों के अंदर है, ये हमने खुद ने फेस किया है, एक बार नहीं कहीं नहीं हो रहा है, पैसा पास नहीं हुआ है और कई लोगों को प्रॉब्लम हुई है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी सरकार किसी भी तरह का बजट कोई भी योजना है तो उसे इतना इजी बनाए कि जो आम जन पे पहुंच पाए, वो सिर्फ पेपरों में नहीं रहनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं पब्लिक के पास आनी चाहिए। चिरंजीवी के अंदर एक बात मैं रखना चाहूँगी कि चिरंजीवी योजना का लाभ वही लोग उठा पा रहे हैं। यदि कोई महिला यदि चिरंजीवी योजना का लाभ उठाना चाहती है तो उसको सबसे पहले कहा जाता है कि आपकी खाद्य सुरक्षा में नाम है या नहीं है। सबसे पहले 850 का आप खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम भी जोड़ो और फिर उसके बाद चिरंजीवी का आपको योजना का लाभ मिलेगा। और जब खाद्य सुरक्षा ऑनलाइन आप वो कर नहीं पा रहे हो तो पहली बात उसकी आवश्यकता है भी नहीं है, तो इस वजह से ये चिरंजीवी मेरे को टोटली फ्लॉप लगे। लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी, बजट आप क्या मांग रही है? देखो, बजट में मेरी 3 मांग है। एक, पेट्रोल डीजल में जो जीएसटी वाली बात है उसको कर दी जाए, जिससे सब स्टेट में जो पेट्रोल डीजल में अपने स्तर पे कम भाव हुए वो राजस्थान में भी हो। सेकंड, जितनी संविदा में और ठेके में जिसको रख रखा है उन सबको उनको परमानेंट करना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या? उसी में महिलाएं है ना, और महिलाओं के लिए जितनी भी सुविधा, मूलभूत सुविधा है उसमें राजस्थान सरकार अपनी तरफ से कटौती करे। जी, बजट की बात हो रही है, उसी के बीच में टोकते हुए कहना चाहूँगी कि मैं एक वकील हूँ। हाईकोर्ट बेंच की मांग हमारी 40 से 42 वर्षों से हम कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी यहाँ पर उदयपुर आए थे, हमने उनको ज्ञापन देने गए तो हमारा ज्ञापन तक नहीं लिया। उन्होंने कहा हाईकोर्ट की उदयपुर को तो ज़रूरत ही नहीं है। तो तुमको ये पता है हम 40 सालों से मांग कर रहे हैं एक अधिवक्ता वर्ग अपना काम छोड़कर, जो कि जिसकी एक दिन की कमाई अपनी, कभी भी अधिवक्ता अपनी शादी में नहीं जाता लेकिन फिर भी धरने पर बैठता है, महीने में एक दिन। क्यों बैठता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको हाईकोर्ट बेंच मिलेगी, उसकी आशा की किरण है। जब अशोक गहलोत जी यहाँ है तो उन्होंने कहा हाईकोर्ट बेंच, जी हाँ सभी चाहते हैं लेकिन अशोक गहलोत जी नहीं चाहते हैं, अशोक गहलोत जी नहीं चाहते हैं। मैं कहना चाहूँगी, मैं बिना किसी उसके ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो जेंडर बायसनेस है, जो जितने भी बजट पास हुए हैं उसमें चाहे कोई सी भी पार्टी रही हो, 2005 से हमारे जेंडर को लेके चीज़ें शुरू हुई हैं जिसमें महिलाओं को बहुत अच्छा स्थान मिला। और अगर हम बजट का महिलाओं से रिलेटेड भाग ए देखें तो 100% योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, बनाई गई और उनका लाभ भी मिला। और उसी में अगर भाग बी को देखते हैं तो उसमें अभी तक 30% का हम लोगों को लाभ मिल पाया है। अगर हम बढ़ोतरी की बात करते हैं तो 4.4 बढ़ोतरी दिखी हमारे बजट आवंटन में, पर जब एक्चुअल वो देखा तो 4.3 रह गया। अब 11.5 का बढ़ोतरी का आंकड़े आ गए हैं। तो इस बजट में जो हमारा जेंडर को लेके बजट है, जिसमें महिला और पुरुष को बराबर अवसर देने की बात है, तो सरकार कोई सी भी हो, बजट में उसका प्रावधान बढ़ना चाहिए। कांग्रेस की लास्ट क्या मैं यही कहती हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी योजनाएं लाते हैं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, पर मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए कुछ और अच्छा सा कोई ऐसा एक निकालें और ऐसी चीज़ हो कि आने वाली पीढ़ियां भी अशोक गहलोत को, जैसे कि कह रहे हैं कि केंद्र को भी फ्लैगशिप योजनाएं राजस्थान जैसी अपनानी चाहिए, तो आने वाली सदियों तक अशोक गहलोत का नाम रहे। कोई ऐसी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजना जरूर लानी चाहिए। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक सेकंड, इस बजट के अंदर एक चीज़ हम चाहेंगे महिलाओं को लेकर के, क्योंकि महिला सुरक्षा मेन मुद्दा है। तो ये जो राज्य सरकार है इस बजट के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ग्राम पंचायत लेवल तक और शहर में हो तो वार्ड लेवल तक प्रशिक्षण केंद्र, उनके सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण केंद्र व कंपलसरी वो खोले, इसके लिए वो बजट एक स्पेशली दे।
ठीक है, तो यहाँ मौजूद महिलाओं की मांग है लास्ट आप पहले तो हम ये चाहते हैं कि जो गहलोत और पायलट जी जो आपस में छींटाकशी दूसरों पे कर रहे हैं वो बंद करें और बजट अच्छे से बनाएं, हम उनसे यही आशा करते हैं। ऐसा है, कोई छींटाकशी नहीं करी जा रही है। वास्तव में जिसने काम किया है, मेहनत की है, सचिन पायलट साहब ने 6 साल तक संघर्ष किया और उन्होंने राजस्थान में सरकार लाई, 21 से 102 तक लाए, तो हक के लिए सब लड़ते हैं और उन्होंने अपने हक के लिए नहीं, कोई नहीं ला रहा है। ये आप छींटाकशी का नाम लगा रहे हो ना, गलत है। तो ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी कुछ इसी तरह, लेकिन धरातल पे तभी पता पड़ेगा जब बजट में जो योजनाएं आएंगी और वो धरातल पे किस तरह से लोग उसका लाभ उठा पाते हैं। और आप हमारे साथ इस तरह जुड़े रहिए। न्यूज़ 9 चैनल के साथ अल्फिया खान।